पुस्तक का नाम प्रतिभा संवर्धन के विज्ञान सम्मत प्रयोग। प्रतिभा का आशय सदैव आदर्शोन्मुख बुद्धि व भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न ही स्वयं को प्रेरणापुंज आदर्शों के प्रतीक रूप से उभारते एवं स्वयं को ही नहीं समय को भी निहाल करते हैं। यहाँ चर्चा इसी प्रतिभा के विकास से संबंधित उपचारों की चल रही है। क्या ऐसा भी संभव है कि बालकों को लिखने की पट्टी पर मन के सरकाकर गिनती सिखाने अथवा 3 पहिए की गाड़ी का सहारा लेकर चलना सिखाने की तरह इन्हीं अभ्यासों के माध्यम से जनसाधारण को भी प्रतिभा संपादित करने की दिशा में अग्रसर किया जा सके? उत्तर हाँ में भी दिया जा सकता है। जनसामान्य शारीरिक अंग अवयवों की पुष्टाई के लिए अखाड़े जाने की विधि व्यवस्था बताते हैं। अखाड़ों में निर्धारित अभ्यासों को अपनाना शारीरिक अंगों को सशक्त बनाने के लिए व्यायामों का उपक्रम एवं आहार में परिवर्तन अभीष्ट माना जाता है। ऐसे ही कतिपय साधना उपक्रम प्रतिभा परिष्कार के संदर्भ में भी निर्धारित है और वे बहुत हद तक सफल होते भी देखे गए हैं। ऐसे कुछ आधारों का जिनका ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है अथवा जिन्हें वर्तमान या संशोधित रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना है, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। स्वसंकेत, ऑटो सजेशन। शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन से बैठा जाए। भावना की जाए कि अपने मस्तिष्क केंद्र से निःसृत प्राण विद्युत का समुच्चय शरीर के अंग अवयवों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। उस आधार पर प्रत्येक अवयव पुष्ट हो रहा है। इंद्रियों की क्षमता का अभिवर्धन हो रहा है। चेहरे पर चमक बढ़ रही है। बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है जिसका अनुभव प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अपने को तथा दूसरों को हो सके। वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है, यो यच्छत्वा स एव सः, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाती है। ईशानः वध्यम यवय, अर्थात जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। विदेहात्मक चिंतन महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खिंचते चले आते हैं व वांछित विद्युत प्रभावों को जन्म देने लगते हैं। एक प्रकार से स्वसंकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच अथवा एडॉप्ट पॉजिटिव टुडे। आशय यह है कि सोचिए, विद्यात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। सारे महामानव स्वसंकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी, ये सभी जानते हैं। स्वसंकेत साधना के विषय में विस्तार से जानने के लिए आगे बढ़िए। दर्पण साधना, यह मूलतः आत्मावलोकन की आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए। सुखासन में जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप के बारे में चिंतन करें। अंतः के दोष दुर्गुणों के मुक्त होते रहने की भावना की जाए। वह परम सत्ता बड़ी दयालु। भूत को बुलाकर अब यह अनुभूति की जाए कि भीतरी संरचना में प्राण विद्युत शक्ति ही छाई हुई विकास क्रम में उभार आ रहा है। प्रतिभा परिवर्धन के लक्षण निश्चित रूप में दिख पड़ रहे हैं एवं सामने बैठी आकृति में अपना अस्तित्व पूर्णतः विलीन हो रहा है। ये ध्यान प्रक्रिया लय योग की ध्यान साधना कहलाती है और व्यक्ति का भाव कल्प कर दिखाती है। रंगीन वातावरण का ध्यान। हर रंग में सूर्य किरणों के अपने अपने स्तर के रसायन, धातु, तत्व एवं विद्युत प्रवाह होते हैं। वे शरीर और मस्तिष्क पर अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें से किसी का अनुपात घट बढ़ जाता है अथवा विकृत असंतुलित हो जाता है तो कई प्रकार के रोग उत्पात उठ खड़े होते हैं। इस हेतु रंगीन पारदर्शी कांच के माध्यम से अथवा विभिन्न रंगों के बल्बों द्वारा
पीड़ित अंग पर अथवा अंग विशेष पर उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए रंगीन किरणों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधि तक लेने का विधान है। प्रतिभा परिवर्धन हेतु उचित रंग विशेष का आंखें बंद करके ध्यान भी किया जाता है। कुछ देर तक सप्त वर्णों के क्रम में से निर्धारित रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल के फ्लैशेस स्ट्रोबोस्कोप यंत्र द्वारा चमकाए जाते हैं एवं आंख पर पहने चश्मे में भी वही वर्ण विशेष सततः दिखता रहता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों, चक्र संस्थानों आदि पर पड़ता है। नियमित रूप से कुछ देर के ध्यान के क्रमशः अभ्यास करते रहने पर वांछित परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान ये किया जाता है कि संसार में सर्वत्र उसी एक रंग की सत्ता है जो अपने शरीर में प्रवेश करके अभीष्ट विशेषताओं की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती है। ये ध्यान 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न वर्णों का निर्धारण करके ही यह प्रक्रिया आरंभ की जाती है। बिना किसी यंत्र के केवल ध्यान द्वारा ही यह क्रिया की जा सकती है। सफेद रंग में सभी रंग समाये हुए हैं, अतः सफेद रंग का ध्यान करना सभी के लिए उपयोगी है। प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्रतिभा संवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी, सरस आसन में हाथ गोदी में, मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि श्वेत बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और हम उसके बीच निश्चिंत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा वह धारण की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की व सांस रोकते समय अवधारण की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ ये विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के, दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे वे सांस के साथ घुलकर बाहर जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं हैं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। सूर्य भेदन प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में बैठा जाए, कपड़े शरीर पर कम से कम रहें, मुख पूर्व की ओर हो। समय अरुणोदय का ध्यान किया जाए कि आत्मसत्ता शरीर में से निकलकर सीधे सूर्य लोक तक पहुंच रही है। जिस प्रकार सुई में प्रोया हुआ धागा कपड़े से होकर जाता है, जलती अग्नि में से क्षण आर पार जा रही है, सूर्य ऊर्जा से अपनी चेतना भर रही। दाईं नासिका से खींचा श्वास अंदर तक जाकर सूर्य चक्र को आंदोलित तेजित कर रहा है। ओजस, तेजस, वर्चस की बड़ी मात्रा अपने में धारण करके वापस बाईं नासिका से सारे कल्मश निकल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब अपने में प्राण ऊर्जा की मात्रा भी अधिक बढ़ गई, जो प्रतिभा संवर्धन के रूप में अनुभव में आती है। क्रिया को गौड़ व भावना को प्रधान मानते हुए ये अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही फलदायी होता है। चुंबक स्पर्श। चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा एवं बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से फेंक देती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लौह चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय पर बाएं से दाईं ओर गोलाई में घुमाया जाता है। गति धीमी रहे, कंठ से लेकर नाभि छिद्र के ऊपर होते हुए जननेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराने, घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे। चुंबक से प्रवाहित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इसी क्रम में किया जा सकता है। किस कमी के लिए किस रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। प्राणवानों का सानिध्य। शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो करने कराने में कठिन है व जोखिम भरी भी, किंतु ये सरल है कि किन्हीं वरिष्ठों
प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भागीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बन रही और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े से मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में की जा सकती है। दृश्य चित्र व उन महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार मांस के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। नाद योग वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता है। ये कार्य शब्द शक्ति के श्रवण से अंतः के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी ये कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। ये श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए। क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा नाद योग की कैसेट तैयार कराई गई है। ये कैसेट मंगाकर साधनात्मक मनोभूमि बनाकर कैसेट सुनना चाहिए। प्रायश्चित व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएं। चांद्रायण साधना एवं हेमाद्री संकल्प जैसे विधान भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। इन विधानों की विस्तृत जानकारी गायत्री महाविज्ञान एवं कर्मकांड भास्कर पुस्तकों से अथवा पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिगत परामर्श से प्राप्त की जा सकती है। कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्कापन आ जाता है व आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अतरंग की धुलाई जरूरी भी है। अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि सेवन। अन्य धान्यों एवं जड़ी बूटी वनस्पतियों के अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते हैं तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हो। उसके 7 गमले एक एक दिन के अंतर से उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीस कर उसका कल्क 3 ग्राम व पानी 10 ग्राम लेकर छान लें। इसे प्रातःकाल खाली पेट मधु या उचित अनुपात के साथ लें। ये टॉनिक तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति के संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों से के सूखे चूर्णों का भी कल्क बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। इन्हीं स्थितियों में वाष्पीभूत रूप में अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने का भी प्रावधान है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, अश्वगंधा, बच, तुलसी, ज्योतिषमती आदि वनौषधियों का सेवन प्रतिभा संवर्धन में अत्यंत उपयोगी है। साधना के लिए मनोभूमि। स्वसंकेत साधना, रंगीन वातावरण का ध्यान, प्राणाकर्षण प्राणायाम एवं नाद योग के लिए साधनात्मक मनोभूमि बनाना अत्यंत आवश्यक। साधना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। हिमालय को देवात्मा हिमालय कहा गया है, जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने कठोर साधनाएं की। वहां की भूमि में साधना के संस्कार गहराई के साथ समाहित। वहां की गई साधनाएं शीघ्र एवं अधिक फलदायी सिद्ध होती हैं। लेकिन युवकों को अपने अन्य कार्यों को छोड़कर हिमालय पर जाकर साधना करना किसी प्रकार युक्त नहीं। इस अभाव की पूर्ति के लिए हिमालय के वातावरण में मन एवं अंतःकरण के द्वारा पहुंचा जाए।
मनोभूमि और भावभूमि बनाकर वहां के वातावरण में साधना की जा सकती। स्थूल शरीर एकांत शांत कमरे में रहेगा, लेकिन सूक्ष्म एवं कारण शरीर से हिमालय पहुंचा जाए और मन भावन वातावरण की कल्पना की जाए। भाव भूमि बनाई जाए कि आप हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठे, शरीर स्थिर, शांतचित्त, नेत्र बंद करके भावना करें कि आपके चारों ओर दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही। हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पुष्पों की झाड़ियां हैं जिनसे वातावरण में सुगंध आ रही है। एक ओर निर्मल जल की पतली धारा कल कल करती बह रही। खरगोश, हिरन जैसे अहिंसक सुंदर जंतु एवं श्वेत हंस, बगुला, बत्तख जैसे पक्षी दिखाई दे रहे। ऐसे सुंदर मनोरम स्थल पर आप साधना हेतु बैठे। इसी स्थान पर बैठकर पहले स्वसंकेत साधना करें, फिर रंगीन वातावरण का ध्यान करें। रंगीन वातावरण के ध्यान में भावना करें कि आपके चारों ओर हर वस्तु सफेद है। आपके वस्त्र, शरीर, आसन, हिमालय की चोटियां, आकाश, बादल आदि हर वस्तु सफेद है। ऐसी भावना करें। प्राणाकर्षण, प्राणायाम एवं नाद योग की साधना भी इसी स्थान पर करनी चाहिए। पुस्तक का नाम प्रतिभा संवर्धन के विज्ञान सम्मत प्रयोग। स्वसंकेत साधना। हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित न होकर स्वयं अपने ही विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अपने आप को समझाना सबसे जरूरी। आत्म प्रेरणा के अनुसार चलकर ही हम विश्वास और साहस प्राप्त कर सकते। मनुष्य अपना निर्माण करता स्वयं है। आत्मावलंबन की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते रहने से जीवन में नया उत्साह और आनंद प्राप्त होता रहता है। इससे विपत्तियों को सहन करने की सामर्थ्य और बल भी मिलता है। हमें अपने अंतर जगत को सब ओर से प्रकाशित करना चाहिए। जीवन की यथार्थता हमारे विचारों पर निर्भर है। दूसरों से प्राप्त संकेत हमारे मन पर स्थायी प्रभाव नहीं डालते, परंतु बार बार मिलने वाले स्वसंकेत ग्रंथि का रूप ले लेते हैं। स्वयं का अध्ययन करके मन क्षेत्र की दुर्बलताओं को निकालना और उच्च आदर्शों का बीजारोपण करते रहना लाभप्रद होता है। आकांक्षाओं को जिस ओर बढ़ाना हो, उसके लिए स्वसंकेत निर्मित कर अपनी आत्मा और शक्तियों को उस ओर चलने का आदेश देते रहे। अपने साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए सद्गुणों के निर्माण में लगे रहे। हमारे मन के दो स्वरूप हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। मन की शक्ति इन दोनों पर निर्भर है। चेतन हमारी बौद्धिक प्रगतिशीलता पर निर्भर है। जो कार्य हम नित्य प्रति सोच समझकर करते रहते हैं, वे चेतन मन द्वारा संपन्न होते हैं। ये मन हमारी जागृत अवस्था पर आश्रित। अचेतन मन हमारी चेतना का दास नहीं है, वह सर्वथा उन्मुक्त और स्वाधीन है। बिना चेतना की आज्ञा तथा आदेश के वह जो चाहे कर सकता है। मन का ये भाग हमारे अधिकार में नहीं। कभी कभी इसके कार्य हमारी इच्छा के विपरीत होते हैं। ये सोते जागते प्रत्येक अवस्था में क्रियाशील रहता है, न चुपचाप बैठता है, न थकता है और हमें निर्देश देता है कि तुम अपना काम करो, हमें अपना कार्य करने दो। हमारी प्रेरणाएं यहीं से उत्पन्न होती हैं। अचेतन मन हमारी मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों से जुड़ा है। संकेतों का प्रभाव हमारे अचेतन मन पर, जहां मानसिक ग्रंथियों का जाल बिछा रहता है, पड़ता है। वास्तव में अचेतन मन ही हमारी शक्ति का भंडार है। इसमें समाई गुत्थियों को जड़ से काटना और नवीन उत्साह प्रदान करने वाली उत्कृष्ट ग्रंथियों का निर्माण करना ही संकेतों का कार्य है। संकेतों द्वारा विपरीत ग्रंथियों को सहज ही हटाया जा सकता है। तत्पश्चात नवीन ग्रंथियों का इच्छानुसार बीजारोपण किया जा सकता है। बुरे वातावरण, कठोर व्यवहार एवं परिस्थितियों के कारण हमारे अचेतन मन का निर्माण उचित रीति से नहीं हो पाता। हम उसमें तुच्छता, नीचता या दीनता की ग्रंथियां अनजाने में ही बना डालते। जब माँ अपने पुत्र को कहती है, तू कपूत है, तेरा भाग्य खराब है, तुझे संसार में कोई भी ना पूछेगा, तो ये विचार अचेतन मन के गहरे भाग में उतर जाते हैं और वहां उनकी ग्रंथि बन जाती है। इन्हीं कारणों से हजारों युवक आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित रहकर
अपना नसीब फोड़ा करते। दूषित संकेतों से अचेतन मन का निर्माण भी दूषित ही होता है। यदि आप विरोधी विचार, प्रतिकूल परिस्थिति, अपनी त्रुटियों पर मानसिक क्रिया केंद्रीभूत करेंगे, तो वे अमिट रूप से मानसिक स्तर पर अंकित हो जाएंगे। अचेतन मन के संसार की रूपरेखा हमारे विचारों द्वारा ही निश्चित होती है। जिन भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं का हम दृढ़ता पूर्वक चिंतन करते हैं, जिन आदर्शों पर हम अधिक काल तक विचार करते हैं, वे अचेतन में उतर जाते हैं और स्थिरता धारण करते हैं। यदि इन्हें एक दो बार करके विचार क्रिया को छोड़ दिया जाए, तो पुनः उनका क्षय हो जाता है। अपने स्मृति पट पर एक शुभ चित्र अंकित किया जाए और तत्पश्चात उसे मिटने ना दिया जाए। उसकी रूपरेखा और अधिक स्पष्ट और रंगीन बनाई जाए। जिन श्रेष्ठ भावनाओं का उदय होता रहता है, वे मर ना जाएं, उनकी सिद्धि की अग्नि शांत ना हो जाए। चर्म चक्षुओं को मूंद कर अंतरपट को खोलो, अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करो। देखो वहां कौन कौन से असत विचार, दुर्बल मंतव्य, निर्बल कल्पनाओं की घास फूस उग आई है। कौन कौन सी चिंताएं तुम्हें उद्विग्न कर रही हैं, कौन सी स्मृति तुम्हें शूल की तरह चुभ रही है। हजारों भ्रांतियां, भय, संशय इस प्रदेश में मिलेंगे। ये तुम्हारी आत्मशक्ति का क्षय करते हैं, तुम्हारे शरीर को जर्जर और मन को निर्बल बनाते हैं। ये व्यर्थ के भूत तुम्हें भयंकर प्रतीत होते हैं। इनका दृढ़ता से विरोध करो। इनसे डरना नहीं है, व्यग्र या किंचित चलायमान नहीं होना है। आप में इतनी शक्ति है कि इन शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वसंकेतों का आधार हमारी श्रद्धा है। इन पर हमारा जितना विश्वास होगा, उतनी ही तीव्रता से कार्य करेंगे। अपनी शक्तियों में अविश्वास करना विषपान करना है। श्रद्धा आपकी शक्तियों की जान है। वह आपके अणु अणु को नव जीवन प्रदान करती है। बिना आत्मश्रद्धा के ज्ञान निष्फल है, क्रिया शक्ति रहित है, संकल्प निर्जीव है और मनुष्य क्षुद्र प्राणी। सर्वप्रथम छोटे छोटे संकल्प लेकर सफलता प्राप्त कर आत्मश्रद्धा को बढ़ने का अवसर दीजिए। तत्पश्चात कार्यों को बढ़ाते जाइए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में पर्याप्त अभिवृद्धि हो जाएगी। ज्यों-ज्यों हमारी आत्मश्रद्धा बढ़ेगी, ईश्वरीय सत्ता से हमारा संबंध स्थापित होता जाएगा। पहली बार ही कोई दुष्कर कार्य न ले बैठो जो आपकी पहुंच के बाहर हो। ऐसा करने से कई दिन का एकत्रित आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। अभ्यास के प्रारंभ में एक ऐसे कमरे का चयन करें जहां एकांत हो। सामने एक बड़ा शीशा रख लें, उसमें अपनी आकृति को ध्यान पूर्वक देखें। आपके नेत्रों से तीव्र प्रकाश झलक रहा है। आपके चेहरे से सफल पुरुषों जैसा आत्म प्रकाश आ रहा है। सफलता की आधारशिला यही है कि आप इन संकेतों पर पूर्ण विश्वास कर लें। यदि इन पर थोड़ा भी संशय करेंगे, तो आपकी मनोवांछाएं अंदर ही घुटकर मर जाएंगी। शीशे के सामने अपने मुख के अंग प्रत्यंगों को विश्वास पूर्वक देखते हुए अपनी आवाज में भरी हुई ऑडियो कैसेट चला दें, जिससे निम्नलिखित संकेत सुनाई देते रहे। प्रत्येक रात्रि में सोने से पूर्व कुछ समय के लिए यह प्रोग्राम निश्चित करें। हमारा अचेतन मन रात्रि में अधिक तीव्रता से कार्य करता है। जिन भावनाओं को दृढ़ता से लेकर हम सोते हैं, वे ही निद्रा की अवस्था में अचेतन मन में प्रवेश कर जाती हैं। हमारा संकल्प जितना दृढ़ होगा, उतनी ही दृढ़ता पूर्वक इन भावनाओं की जड़ें जमेंगी। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा का जागरण दिवस है। मैं अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रकट कर रहा हूँ, अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकाश में ला रहा हूँ। मैं परम पवित्र सतचित आनंद स्वरूप चेतन घन अविनाशी आत्मा। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता हूँ। मैं प्रत्येक क्षण ऊंचा उठ रहा हूँ, प्रत्येक क्षण का उत्तम उपयोग करता हूँ। मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महान पुरुष हूँ। मैं अपूर्व विचारों का वृहद भंडार हूँ। मैं अपने विचारों से संसार को चकित करूंगा। मैं एक दिन महामानव बनकर रहूंगा। मेरी उन्नति का मार्ग खुल गया है। संसार की समस्त शक्तियां मेरी रक्षा कर रही। मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस सत्य का उपदेश देने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला सच्चा गुरु मेरी अंतरात्मा है। मैं अपनी शक्ति का अनुभव करता हूँ। मेरी नस नस में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है। मेरे भाग्य का निर्माण अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ है।
मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, स्वयं विचार करना चाहता हूँ। अपने जीवन को उच्च बनाने का निश्चय कर मैं अपनी जीवन संग्राम में प्रविष्ट हो रहा हूँ। प्रतिकूलता से युद्ध करने की शक्ति मुझ में है। मैं साहस से प्रतिकूल परिस्थितियों पर अधिकार कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों का स्वामी हूँ। मुझे अपने जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और बहुत ऊंचा उठना है। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि अपने आदर्शों और प्रेरणाओं के प्रति सच्चा रहूं। जो क्रम मैंने निश्चित किया है उसी पर जमा रहूं। ईश्वर ने मुझे आत्मशक्ति प्रदान की है। उन दिव्य शक्तियों का विकास करो। मेरे हृदय में उज्ज्वल भाव ही प्रवेश करते हैं। मेरा विवेक जागृत हो गया है। उचित कर्म में लगाने वाली सद्बुद्धि मेरे हृदय में जागृत हो चुकी है। मन विशुद्ध हो चुका है। मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैंने अनुभव कर लिया है कि वास्तविक सुख का भंडार मेरे भीतर है। मैं भीषण से भीषण विपत्ति में भी प्रफुल्लित रहता हूँ। मेरी आत्मा में सुप्त शक्तियां सजग हो उठी हैं। मैं विपत्तियों का प्रसन्नता से स्वागत करता हूँ। मैं शांत वातावरण में स्थिर शरीर से एकाग्र मन से बैठा हूँ। मेरे मस्तिष्क से प्राण विद्युत शरीर के अंग अवयवों में अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहा है। प्राण विद्युत शिथिलता को दूर कर रही है और उसका स्थान सक्रियता लेती जा रही है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जा रही। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही। शरीर और चेहरा पहले से अधिक सुंदर होता जा रहा है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही। मैं जो कुछ याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वह मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही। प्रतिभा का विकास होता जा रहा है। इसका अनुभव मैं स्वयं भी कर रहा हूँ और दूसरों को भी हो रहा है। मैं सदा सकारात्मक विचार करता हूँ। महापुरुषों के गुणों को ग्रहण कर मेरे महान विचार सजातीय विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी। मेरी बुद्धि विकसित है। मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और अंतःकरण पवित्र है। मेरी प्रगति निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। ओम शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर नेत्रों पर रखें। धीरे धीरे नेत्र खोलें और सामान्य अवस्था में आ जाओ। स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय। एकाग्रता। एकाग्रता से कार्य शक्ति को बड़ी उत्तेजना मिलती है। कमजोर मस्तिष्क को भी एकाग्रता की प्रेरणा अद्भुत प्रतिभा संपन्न बना देती। पतंजलि ने योग साधना का सारा रहस्य एकाग्रता को ही बताया है। वे चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। वैसे तो सब प्रकार की उन्नतियों का मूल मंत्र एकाग्रता है, पर मानसिक शक्तियों का विकास करने और बुद्धि बढ़ाने के लिए तो उससे बढ़कर दूसरा उपाय है ही नहीं। बुद्धि बढ़ाने का प्रमुख साधन एकाग्रता है और मन को एकाग्र करने का उत्तम मार्ग उस कार्य में रुचि उत्पन्न करना है। किसी काम में रुचि तब उत्पन्न होती है जब उसमें स्वार्थ साधन और मनोरंजन की विशेषताएं, ये दोनों ही बातें उस विषय में उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें रुचि बढ़ाने की इच्छा है। मान लीजिए कि आप गणित पर मन लगाना चाहते हैं, तो आपको मन को वह समझाना होगा कि इसे सीखने से पहले आपको क्या लाभ होगा। गणित सीखकर आप जो लाभ उठा सकते हैं, उन सबको मन में बार बार लाइए और कल्पना लोक में ऐसे मानस चित्र बनाइए जिसमें आपका वह चित्र ऊंचे रूप में हो, जो गणित को अच्छे रूप में सीख जाने पर आप हो सकते हैं। सुंदर भविष्य की कल्पना हमें उत्साह प्रदान करती है। जो उज्जवल भविष्य का चित्र अपने ज्ञान नेत्रों से नहीं देख सकता, वह पशुओं का सा जीवन व्यतीत करेगा। उन्नति के लिए सारे द्वार उसके बंद है। काम करने के ढंग को मनोरंजक बनाना यह एक व्यवहारिकता है। किसी काम को करते समय या किसी विषय को सोचते समय उदासीनता या चिंता के भाव न उठने दीजिए। उसे एक मनोरंजन ही समझिए। मन को प्रसन्न रखिए और मुंह पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट बनाए रखें। मुस्कुराते रहना बड़ा अच्छा गुण है। इनसे मस्तिष्क के सूक्ष्म कोश जागृत और प्रफुल्लित रहते हैं और पूर्व संचित ज्ञान को समय पर उगलने को तैयार रहते हैं। बहुत देर तक किसी काम को करते हुए भी मन थक जाता है और उचटने लगता है। जब मन थकने लगे तो कार्य में थोड़ा हेरफेर कर दीजिए। दोहराना।
यह उपाय सबसे पुराना है और अब तक सबसे अधिक यही काम में लाया जाता है कि जो बात याद रखनी हो बार बार दोहराई जाए। रटाई सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह बहुत जल्द याद हो जाएगी और बहुत दिन तक विस्मरण ना होगी। मनन एकाग्रता पूर्वक किसी एक विषय पर लगातार कुछ समय तक गहरा मनन करना बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इससे सारा बल एक बिंदु पर एकत्रित होता है। विषय पर खूब गंभीरता के साथ मनन करो। जितने समय में जितना पढ़ा था कम से कम उससे 10 गुना समय उसके समझने में लगाओ। इस गंभीरता पूर्वक मनन करने से केवल नवीन अध्ययन ही ना होगा वरन मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाला व्यायाम भी होगा। स्मरण शक्ति कम हो जाने पर सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए और उसको लकड़ी की एक छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकिए। भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर लकड़ी की कंघी से सिर में बाल काटने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ कुछ सिर में चुभें। इससे मस्तिष्क निरोग रहता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। कानों के ऊपर वाले सिरे से लेकर आगे की ओर कनपट्टी के सीध तक के मस्तिष्कीय परमाणु बुद्धि धारण करने के काम में अधिक आते हैं। यहाँ के स्नायुओं को परिपुष्ट करने के लिए हल्की मालिश करना बहुत मुफीद है। स्नान करते समय सिर के ऊपर ठंडे जल की धार छोड़ने से भी बड़ा लाभ होता है। नल के नीचे बैठकर या लोटे से जल की धार छोड़कर सबसे पहले 10-15 मिनट सिर के ऊपर ही पानी दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। इस समय धीरे धीरे सिर को मलते जाना चाहिए। बुद्धि वर्धक जड़ी बूटियां निघंटु ग्रंथों के अवलोकन से पता चलता है कि ज्योतिषमती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बच, शतावरी, गोरखमुंडी, बाकुची, अपामार्ग, खंबारी, बिदारीकंद, निर्गुंडी, शंखनी, भांगरा, असगंध, मोचस रस, कुटंगन के बीज, शमी, केतकी, मंडूक पर्णी, खदिर, आंवला, शहद ये औषधियां बुद्धिवर्धक। खाद्य पदार्थों में अनार, बथुआ का शाक, जौ, लहसुन, सेंधा नमक, गाय का दूध, गाय का घी, मालकांगनी, बैंगन बुद्धिवर्धक। गिलोय, ओंगा, बायविडंग, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बच, सोंठ और शतावर इन सबको बराबर लेकर कूट छानकर चूर्ण बनावें और प्रातः काल 4 मासे मिश्री के साथ चाटें तो 3000 श्लोक कंठस्थ करने की शक्ति प्राप्त हो जाती। योग चिंतामणि बच का 1 मासा चूर्ण जल, दूध या घृत के साथ 1 मास सेवन करने से मनुष्य पंडित और बुद्धिमान बन जाता है। बृहन्य घंट शंखपुष्पी विशेष रूप से बुद्धि को बढ़ाती। चरक शतावरी, गोरखमुंडी, गिलोय, हस्तकर्ण, पलाश और मुसली इन सब का चूर्ण बनाकर मधु अथवा घृत के साथ सेवन करें। इससे मनुष्य जरा मरण और रोग से रहित, बलवान, वीर्य, दिव्य कांति वाला और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। भाव प्रकार मंडूक पर्णी का स्वरस 1 तोला मिश्री मिले हुए पाव भर अधोष्ण दूध में मिलाकर प्रातः काल पीवें। जब पच जावे तब दूध के साथ जौ का भोजन करें। इस प्रकार 3 मास करने से मनुष्य ब्रह्म तेज वाला वेद वक्ता हो जाता है और 100 वर्ष की आयु को भोगता है। सुश्रुत बेल की जड़ की छाल और शतावर का क्वाथ प्रतिदिन दूध के साथ स्नान और हवन के पश्चात पीजिए। इससे आयु और बुद्धि की वृद्धि होती है। सुश्रुत गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि बढ़ती है। ऐसा अनेक ग्रंथों में उल्लेख है और अनेक साधकों के अनुभव है।